तो कहानी की शुरुआत में हम एक ग्रहण को देखते हैं जो कि रेड क्रीक नाम के एक एरिया में हो रहा होता है और ये वक्त है 1976 का। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेड क्रीक गांव में एक माइन बनी है जहाँ पर बहुत सारे लोग सोना निकाल करके लेकर चले गए, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक आदमी को ऐसा लगता है कि कुछ सोना बचा रह गया होगा और इसीलिए वो माइन के अंदर खुदाई कर रहा है। ऐसे ही खुदाई करते करते गलती से जिस वक्त वो ग्रहण पूरा लग चुका होता है उस वक्त वो खुदाई करते करते हेल के गेटवे को ओपन कर देता है। मतलब ये गेटवे पूरा ओपन नहीं होता लेकिन हल्का सा क्रैक आ जाता है और यहीं से एक बहुत बुरा घोस्ट बाहर निकलता है जो कि इस ओटिस नाम के आदमी के अंदर चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे गांव में जहां पर हम एक शेरिफ को देखते हैं। आज शेरिफ की बेटी वापस आने वाली है और वो अपनी बीएफ के साथ में वापस आती है। इन दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है और शेरिफ को ये लड़का कुछ खास नहीं पसंद है, मतलब वो इस लड़की को सही से जानता भी नहीं है। जब ये लोग साथ में होते हैं कि तभी वहां पर सैम नाम की एक गैंग अटैक करती है जिसका लीडर सैम ही होता है और शेरिफ उस गैंग से लड़ने के लिए जाता है कि तभी कोई पीछे से उसे शूट कर देता है और वहीं पर ही शेरिफ की डेथ हो जाती है। अब उसकी आंखें खुलती है RIPD डिपार्टमेंट में, मतलब रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पर जो लोग भी मर जाते हैं उनकी सोल RIPD डिपार्टमेंट में जाती है। उन्हें एक ऑफर दिया जाता है कि अगर वो यहाँ पर काम करेंगे तो उन्हें किसी और की बॉडी के थ्रू दोबारा से धरती पर जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा। शेरिफ को बस अपनी बेटी को दोबारा से देखना है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े ही उसे साइन कर देता है और इसके बाद उसे कुछ गन्स दी जाती है जिनकी हेल्प से वो डीमंस को मार सकता है। RIPD में उनका काम ये होता है कि मरने के बाद उनकी सोल धरती पे किसी ह्यूमन के अंदर चली जाएंगी और फिर वो लोग वैसे डीमंस को पकड़ पकड़ के उन्हें मारेंगे जो कि अपने हेल के गेटवे से भाग आए हैं और यहाँ पर किसी ह्यूमन की बॉडी को पोजेस करके बैठे हुए हैं और इसी के लिए उन्हें कुछ स्पेशल वेपन का यूज करना पड़ेगा। तो वो अपनी बेटी को मिलने के लिए शेरिफ जल्दी से इसे साइन कर चुका होता है तो उसे दोबारा से धरती पर भेज दिया जाता है। अब उसकी सोल एक ब्लैक वुमन के अंदर है और उसके सामने उससे मिलने के लिए एक दूसरी लड़की आती है जिसका नाम होता है जेन। जेन यहाँ पर 400 साल से ज्यादा से रह रही है, मतलब बहुत सालों पहले उसकी डेथ हो गई थी और वो तब से RIPD के लिए काम कर रही है। अब जाहिर है यहाँ पे सबसे पहले शेरिफ ऐसा कोशिश करता है कि वो जाकर के अपनी बेटी से बात करेगा, तो जेन उसे समझा देती है कि वो यहाँ पर अपने लव्ड वन से बात नहीं कर सकता। वो उनसे कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो भी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा और वो यहाँ पर दूसरों को हराने के लिए आया है, ना कि अपनी पुरानी जिंदगी को सुधारने के लिए। अब ये दोनों यहाँ पर घोड़ों पे बैठ करके निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम सैम की गैंग को देखते हैं जहाँ पर वो लोग अलग अलग जगह पे अटैक कर रहे होते हैं और पैसे नहीं, वो वहां से लोगों को किडनैप कर रहे होते हैं और उन्हें कहीं पर लेकर के जा रहे होते हैं। जब वो लोग एक बैंक में जाते हैं कि तभी वहां पर शेरिफ और जेन भी आ जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही सैम की गैंग वहां से निकल जाती है। अब शेरिफ यहाँ पर अपनी बेटी से तो बात कर नहीं सकता तो वो अपनी ग्रेव के पास में जाता है जहाँ पर उसे जेन ही लेकर जाती है। अब यहाँ पर उसका एक फ्रेंड आता है और उसके फ्रेंड के थ्रू से ये पता चलता है कि उसकी बेटी के BF मतलब एग्नेस को सैम गैंग के लोग उठा करके लेके गए हैं और अब शेरिफ यहाँ पर एग्नेस को बचाना चाहता है क्योंकि शेरिफ के जाने के बाद उसकी बेटी के पास सिर्फ एग्नेस है। और अब वो उसी रास्ते पर निकल जाता है जहाँ पर सैम की गैंग बहुत सारे कैदियों को लेकर के जा रही होती है। यहाँ पर वो दोनों जो कि बाहर से दिखने में 2 ब्लैक वुमेन है और ये टाइम 1876 का है, तो उनमें से एक मतलब जेन जा करके सैम गैंग के एक आदमी को ये बोलते हैं कि उसे हेल्प चाहिए। वो लोग बोलते हैं कि वो किसी ब्लैक लेडी की हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन जब वो उन्हें कॉइन का लालच देती है तो वो लोग मान जाते हैं। जेन उन्हें ये बोलती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो कि कुछ दूर पहाड़ी से गिर गई है और नीचे पड़ी हुई है, जो कि असल में शेरिफ होता है। तो अब जब 2 लोग जेन की हेल्प करने के लिए जाते हैं तो वो दोनों मिल करके सैम गैंग के उन 2 मेंबर को पीट देते हैं और इसके बाद वो लोग बाकियों पर भी अटैक करते हैं। यहाँ पर सैम गैंग के मेंबर उनके ऊपर बुलेट्स फायर करते हैं, लेकिन क्योंकि वो दोनों जिंदा ही नहीं है तो नॉर्मल बुलेट से उन्हें कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर उनसे जो केज होता है वो टूट नहीं रहा होता। कि तभी जेन ये नोटिस करती है कि जितने भी कैदी हैं उनमें से एक कैदी ऐसा है जिसके अंदर डीमन है, तो वो उसके ऊपर प्योर पानी डालती है। उस पानी को डालने की वजह से वो डीमन उसकी बॉडी से बाहर आने लगता है और कुछ ही वक्त में वो जेल को तोड़ देता है और जेल टूटते ही सब लोग आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच में एग्नेस नहीं होता। यहाँ पर सैम गैंग के बाकी मेंबर तो भाग चुके हैं, लेकिन स्किनी नाम का एक मेंबर पकड़ा जाता है। शेरिफ उसे पकड़ लेता है और उसे पूछताछ करता है। स्किनी के अंदर भी डीमन है। असल में सैम गैंग के सभी मेंबर्स के अंदर डीमन आ चुका है और सैम गैंग ओटिस के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग ओटिस के कहने पर ही लोगों को किडनैप कर रहे हैं और ओटिस के पास में लेकर के जा रहे हैं। स्किनी को यहाँ पर RIPD के बारे में काफी कुछ पता होता है और शेरिफ को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शेरिफ को शूट करने वाला है स्किनी है। स्किनी इसके लिए साफ साफ मना करता है और ये बोलता है कि उसे फ्रेम किया जा रहा है, पर उसके पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं होता।
पर इसके बाद भी स्किनी ये बोलता है कि वो उनकी हेल्प कर सकता है। वो यहाँ पर मजबूरी में फंस गया है क्योंकि जो भी इंसान ओटिस की बोली हुई बात के अगेंस्ट जाता है, ओटिस उसे शूट करके मार देता है क्योंकि ओटिस के पास में भी RIPD की एक गन है जो कि बुरी सोल्स को दोबारा से हेल में भेज देती है और स्किनी हेल नहीं जाना चाहता है। तो अब स्किनी यहाँ पर ये बोलता है कि वो उसे उस जगह पे लेकर के जा सकता है जहाँ पर इस वक्त ओटिस है। तो शेरिफ उसकी बात को मान जाता है और ये लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम ओटिस को देखते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। वो यहाँ पर बिना किसी गन की हेल्प के ऐसे ही एक आदमी के पेट के अंदर हाथ डालता है और उसकी बुरी सोल को बाहर निकाल करके फोड़ देता है। और इस वक्त वो जहाँ पर होता है वो वही रेड ग्रीक वाला गाँव होता है। जब ये तीनों उस गांव में पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि पूरा गांव ऑलमोस्ट खाली हो गया है। यहाँ पर सारी चीजें एक मेयर की होती है, मतलब यहाँ की प्रिंटिंग प्रेस, यहाँ का होटल से लेकर के सब कुछ, और वो मेयर अभी भी उस गांव में होता है। तो वो लोग उस मेयर के होटल में जाते हैं जहाँ पर पहले उन्हें रूम नहीं मिलता है, लेकिन बाद में जब वो लोग गन पॉइंट पे ले लेते हैं तो उन्हें रूम मिल जाता है। और अब उन्हें यहाँ पर एक लेडी से बात करके पता चलता है कि मेयर ने ऐसा बोल दिया है कि माइन के पास में गोल्ड है और यहाँ पर गांव के सारे लालची लोग गोल्ड लेने के लिए चले गए। लेकिन सबको ये पता है कि मेयर लालची है, अगर वहां पे सच में गोल्ड होता तो सबसे पहले मेयर जाता। तो मतलब कि ओटिस अपनी टीम के साथ में उसी माइन में है जो कि पहाड़ के ऊपर होती है। और शेरिफ क्योंकि स्किनी के ऊपर भरोसा नहीं करता तो वो उसे होटल के रूम में रस्सियों से बांध करके निकल जाता है। वो और जेन यहाँ पर बाहर जाते हैं। दूसरी तरफ जो मेयर होता है उसको ब्रीथ करने में लगातार प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि इस पूरी जगह में हेल की हवा फैल रही होती है जिसकी वजह से ह्यूमंस को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही होती है। और इस सब से बचने के लिए उसे एक मास्क चाहिए और ये मास्क ओटिस के पास में है। लेकिन ओटिस जिस किसी को भी ये मास्क देगा वो इंसान उसका स्लेव बन जाएगा। और क्योंकि मेयर के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है तो मेयर भी वो मास्क ले लेता है और वो भी उसका स्लेव बन जाता है। अब ओटिस मेयर को गांव में ही जगह पे बंद कर देता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर शेरिफ और जेन आते हैं और उसे छुड़ा लेते हैं। और अब तक जेन समझ जाती है कि ओटिस इतने सारे लोगों को माइन में लेकर के क्यों जा रहा है। वो ये बताती है कि वहां पर जो हेल का गेटवे ओपन हो रहा है वो कल ग्रहण के दिन, जिस दिन रेड मून होगा, उस दिन उसकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और उस दिन अगर सारे ह्यूमन मिल करके वहां पर डिग करेंगे, खुदाई करेंगे, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि वो लोग हेल की बुरी सोल को अपने अर्थ पर इनवाइट कर रहे हैं। और इस तरह से वो हेल का डोर पूरी तरह से ओपन हो जाएगा और सारी सोल्स बाहर आ जाएंगी। वो अलग अलग ह्यूमन को पोजेस कर लेंगी और इस तरीके से पूरे अर्थ के ऊपर कब्जा हो जाएगा। अब जब ये सारी बातें चल रही होती है कि तभी वहां पर ओटिस के आदमी आ जाते हैं और उनकी फाइट शुरू हो जाती है शेरिफ से और जेन से। पर ये दोनों यहाँ पर पकड़े जाते हैं। इन दोनों को पकड़ करके उसी माइन के एक जेल में बंद कर दिया जाता है और वहीं पर जेल के अंदर एग्नेस को भी डाल दिया जाता है। एग्नेस शुरू में बहुत अच्छी फाइट करता है जिसे देख करके शेरिफ काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और बाद में वो वही लेडी बन करके थोड़ी देर एग्नेस से बात करता है। एग्नेस उसकी सारी बातें सुन पा रहा होता है क्योंकि शेरिफ अभी तक एग्नेस को अपना लव वन नहीं मानता है। लेकिन यहाँ पर एग्नेस की बातें सुन करके शेरिफ को ऐसा लगता है कि उसकी बेटी हमेशा उसके साथ में खुश रहेगी। अब हम ये देखते हैं कि ओटिस की गैंग में एक मेंबर ऐसी है जो कि पहले RIPD के लिए काम करती थी, लेकिन बाद में जाते हुए वो सारे वहाँ के वेपन्स वगैरह चोरी करके ले आई थी और इसी वजह से ओटिस के पास में RIPD के वेपन है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर रेड मून आ जाता है और सारे ह्यूमंस को खुदाई करने के लिए भेज दिया जाता है। उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होते और वो लोग भी खुदाई करने लगते हैं और धीरे धीरे करके हेल का रास्ता ओपन होने लगता है। कुछ ही वक्त में वो रास्ता काफी ज्यादा खुद जाता है और वहां से बहुत सारी हेल की सोल्स भागने लगती हैं और वो ह्यूमंस को पोजेस करने लगती हैं। जेल के अंदर इस वक्त शेरिफ और जेन बंद होते हैं। जेन यहाँ पर ये बोलती है कि 400 साल पहले जब वो जॉन ऑफ आर्क थी तब उसे जीसस क्राइस्ट का एक आंसू मिला था, मतलब एक बॉटल में, और वो आंसू अभी भी उसके पास में है। और अगर वो लोग बस वो एक बूंद आंसू उस हेल में डाल देंगे तो वो रास्ता अपने आप ही बंद हो जाएगा। अब जब वो लोग इसके बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर स्किनी आता है। स्किनी को उस लेडी ने आजाद कर दिया था। साथ में उस लेडी को एक पेपर भी मिल गया होता है जिसके ऊपर ऐसा दिया होता है कि रियलिटी में स्किनी को फ्रेम किया गया है और शेरिफ को शूट करने वाला वो मेयर है जिसने गलती से शेरिफ को शूट कर दिया था। उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अब स्किनी यहाँ पर अपने आप को लॉयल प्रूव करता है, उन दोनों की हेल्प करता है और उन दोनों को जेल से बाहर निकाल लेता है। जेल से बाहर निकलते उनके पास में उनके वेपन आ जाते हैं जो कि पहले उनसे ले लिए गए थे और अब वो लोग फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। स्किनी यहाँ पर सारे ह्यूमंस को बचा करके उन्हें माइन से बाहर ले जा रहा होता है और जो भी ह्यूमंस के अंदर डीमन आ चुके होते हैं उन्हें शेरिफ मार रहा होता है। बाद में शेरिफ और ओटिस की फाइट होती है। इस फाइट में शेरिफ हार रहा होता है
लेकिन तभी वहां पर जेन आती है। उसके पास में वही आंसू होता है उसी बॉटल में, और वो एक बूंद आंसू उसी हेल के रास्ते में गिरा देती है और जाकर के ओटिस के ऊपर भी अटैक करती है। ये रास्ता तो बंद हो जाता है, लेकिन ओटिस अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि ओटिस के अंदर जो डीमन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो डेविल का राइट हैंड माना जाता है। अब वो दोबारा से इनके साथ में फाइट करने लगता है, और अब शेरिफ ये देखता है कि उस बॉटल में अभी भी थोड़ा सा आंसू बचा होता है। वो उस बचे हुए आंसू को अपने गन के अंदर डालता है और उस बुलेट को शूट करता है। अब उस बुलेट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो इतने बड़े डीमन को भी हरा देते हैं, और फाइनली वो डीमन हमेशा के लिए हेल में चला जाता है। जेन और शेरिफ को छुड़ाने से पहले ऐसी डील करी थी कि उसे ऐसा लगता है कि वो अच्छा है और उसका दोबारा से ट्रायल होना चाहिए, और वो चाहता है कि उसकी सोल हेवन में जाए, हेल में नहीं। जेन इसके लिए मान जाती है, लेकिन जब तक उसका रीट्रायल नहीं होगा तब तक स्किनी को यही धरती पर ही रहना पड़ेगा, जहाँ पर अब उसे मेयर बना दिया गया है। और उस मेयर की असिस्टेंट वही ब्लैक लेडी होती है जिसने कि स्किनी को खोला था। वहाँ के रियल मेयर को शेरिफ को मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है, और अब शेरिफ और जेन जाते हैं उसकी बेटी की शादी में, क्योंकि एग्नेस तो छूट चुका है। वो यहाँ पर एक ब्लैक वुमन बन करके अपनी बेटी से बात करता है, उसे बेस्ट विशेस देता है और वहां से निकल आता है। और अब यहाँ पर शेरिफ का प्लान है कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया और अब वो आराम से हेवन में जाएगा। तब जेन उसे ये बोलती कि शायद उसने कॉन्ट्रैक्ट सही से नहीं पढ़ा है। कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर एक बार साइन कर दिया तो अगले मिनिमम 100 साल तक काम करना पड़ेगा। और अब क्योंकि उनका एक मिशन कंप्लीट हो चुका है तो वो दोनों साथ में दोबारा से RIPD की तरफ निकल जाते हैं, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम था RIPD 2, जो कि 2022 में रिलीज हुई है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।